morning 11th. So today I am going to introduce with the new chapter structure of atom, chapter number 2, जिसकी स्टार्टिंग हमने ऑलरेडी कर ली है विद द कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन और ए बेसिक ऑफ ए चैप्टर. सो चैप्टर में है क्या चीज़ है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग है चैप्टर में द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? एटम में सेंटर में क्या होता है और एटम किस चीज़ का बनता है, एंड व्हाई द एटम इज इन स्फेरिकल शेप. एटम एक सर्कल की तरह क्यों होता है और एटम डिवाइड होता भी है कि नहीं आगे. जैसे एज यू नो, मैंने आपको डेल्टन करवाया था फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, दैट द एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल. बट नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर में आपको क्या बताया है, दैट द एटम फर्दर स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स. एटम्स आगे फर्दर 3 पार्ट्स में स्प्लिट है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. These are the 3 parts in which the atom is divided. ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं. इसमें सबसे पहले द एटम. एटम की डिस्कवरी किसने की थी? एटम की डिस्कवरी की थी डेल्टन ने. ठीक है, एटम इज डिस्कवर बाय द जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन से भी पहले एक ऋषि था, मतलब जिसका नेम तो मेरे को याद नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं था, उसको ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी. उसने एटम की डिस्कवरी की थी अणु और परमाणु के नाम से. ठीक है, बट उसकी जो थीसिस है वो डिपॉजिट तो हो नहीं पाए बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश. ठीक है, सो उसके बाद जो डाल्टन है उसने क्या दिया, एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया. सो एटम्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में किससे पढ़ा था? डाल्टन से. सो स्टार्टिंग में हमारे पास है, डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन सेड दैट द एटम की जो शेप है दैट इज स्फेरिकल शेप. एटम की शेप कौन सी है? सॉलिड स्फीयर लाइक ए बॉल. कैसी शेप है इसकी? सॉलिड स्फीयर टाइप शेप है, लाइक ए ह्यूज बॉल. उसने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दी थी, लाइक ऑल द नेचुरल थिंग्स, लाइक अगर वेजिटेबल्स, पोटैटो की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, मून, सन, दे ऑल थिंग्स आर स्फेरिकल इन शेप्स. मतलब जो नेचुरल अकरिंग थिंग्स है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सर्कल इन शेप, सर्कुलर थिंग है. तो उसने क्या बोल दिया कि हाँ भी अगर ये चीज़ें सर्कुलर शेप में है, देन व्हाई नॉट द शेप ऑफ द एटम इज ऑल्सो सर्कुलर. कि शेप ऑफ द एटम भी क्या होगी, फिर सर्कुलर हो सकती है. ठीक है, बट ये सर्कुलर शेप का इसमें रीज़न क्या था? बिकॉज इन द राउंड शेप जो फ्रिक्शन होती है लेस, फ्रिक्शन क्या होती है राउंड शेप में? कम होती है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा. स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है? हाई. इज दैट क्लियर? फ्रिक्शन क्या होती है राउंड शेप में? लेस होती है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है. दैट इज वाई द शेप ऑफ द एटम इज ऑफ स्फेरिकल शेप. क्योंकि इसमें क्या चाहिए हमें? वी नीड लेस फ्रिक्शन एंड हाई स्टेबिलिटी. कोई भी एलिमेंट्स व्हाट दे वांट टू बिकम, दे वांट टू बिकम स्टेबल ना. सो अगर वो स्फेरिकल शेप में रहेंगे देन दे आर स्टेबल. चलो सपोज करो, ये तो मैंने अभी आपको बताया है, छोटी क्लासेस में भी, इन द लोअर क्लासेस, आपने हमेशा एटम को क्या कंसीडर किया है? एज ए सर्कुलर शेप ही कंसीडर किया ना. जब भी आपने एटम को बनाया है, कोई ऐसी शेप तो दी नहीं है ना, कोई रेक्टेंगल, कोई ट्रायंगल, ऐसी भी शेप नहीं दी है. ठीक है, हमेशा आपने क्या बनाया होगा? जस्ट लाइक ए डॉट और ए स्फीयर शेप. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी थिंग्स हैं विच आर नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्फेरिकल इन शेप. So that is why the atom is of spherical. So now come to the postulates of Dalton which you have already done.
अब डाल्टन के पोस्टुलेट्स पे चलते हैं जो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं. सो द फर्स्ट डेफिनेशन पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन इज, डाल्टन ने क्या बोला था, द एटम का कोई ना कोई क्या होता है, मास होता है एंड हैव फिक्स शेप. जैसे अब आपका है और वो क्या करती है, इट ऑक्युपाई स्पेस. ठीक है. अब आप हो, इफ यू सिट ऑन द सोफा देन यू हैव ए मास, आपका कोई मास होगा, देन यू ऑल्सो ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ द सोफा. क्या आपके ऊपर आके कोई और भी बैठ सकता है? इज इट पॉसिबल? जहाँ पे आप बैठे हो आपका कोई मास है 60 kg, 40 kg, 50 kg. ठीक है. और जब भी आप सोफे पे बैठोगे देन यू ऑक्युपाई द स्पेस ऑफ द सोफा ना, तो उसके ऊपर आपको कोई और नहीं ना बैठ सकता. दैट मीन्स फर्स्ट उसने क्या बोला था, एटम का मास है स्पेसिफिकली, उसकी शेप है और वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या एक्सप्लेन किया था, एटम इज स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन. एटम क्या है, स्मॉल इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या है, वो पार्टिकल है. इंडिविजुअल क्या है, उसके पार्टिकल है मैटर के, जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. बट बाद में जाके ये वाला फंडा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट बिकम द लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, एटम आर हार्ड एंड डेंस मटेरियल. एटम क्या है, हार्ड डेंस मटेरियल है. ठीक है. ये तो आपको भी पता है, एटम हार्ड मटेरियल एंड डेंस मटेरियल का बना है. ठीक है. एटम, हर एक एटम की क्या है, एटम हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी. हर एक एटम की प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, और हर किसी की मास भी क्या होगा, अलग होगा. फोर्थ पॉइंट इज यूनिक प्रॉपर्टी. यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, एंड डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट मास. डिफरेंट एटम का क्या होगा, डिफरेंट मास होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन. कि 3 अलग अलग एलिमेंट है, 7, 8 एंड 6 एटॉमिक नंबर. इसमें इसका मास कितना होगा, 14 ग्राम. इसमें किसके एटम्स होंगे, नाइट्रोजन के ही एटम्स होंगे ना, कार्बन के तो भर नहीं जाएंगे. इसका मास कितना होगा, 16 ग्राम. एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के. कार्बन का मास कितना होगा, 14 ग्राम. इसमें एटम किसके होंगे, कार्बन के एटम होंगे. मतलब ईच इंडिविजुअल एटम हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी. किसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, उसका मास, उसका साइज, उसका शेप, और उसके एटम्स क्या होंगे, दूसरे एटम से डिफर होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है एलिमेंट. यहाँ पे एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. द पॉइंट नंबर 5th, डिफरेंट एलिमेंट हैव different property. What does it mean? Suppose we have an carbon and hydrogen. So carbon की क्या property है, first property mass की, both have the different mass. ठीक है. second property है, carbon क्या है, it exists in a solid nature, hydrogen exists in a gaseous form. ठीक है. सो दीज टू आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर. इसका मास 12 है, उसका मास 1 है. दैट एग्जिस्ट इन द ब्लैक कलर शेप ऑफ द सॉलिड. वो क्या है, इनविजिबल गैस है. ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं होता. सो एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास भी क्या होता है, हर एक एटम का डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, एटम्स
they combine with each other in a fixed proportion by weight. ये भी क्या है, एटम क्या करते हैं, कंबाइन इन फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट, और इनका वेट क्या रहता है, स्टेबल रहता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड क्लोरीन, when they combine with each other it becomes sodium and positive and negative charge. सोडियम एंड क्लोरीन का जो वेट यहाँ पे होगा वही वेट उसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट में साइड में बनेगा. ठीक है, और इसका जो वेट होएगा दैट रिमेन फिक्स्ड. जहाँ पे भी वट एवर इट इज, जहाँ पे भी हम सोडियम की फॉर्मेशन करेंगे लैब में, इंडस्ट्री में, जहाँ पे भी हम NaCl की फॉर्मेशन करेंगे दैट मास इज फिक्स्ड. उसका मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा. आज हमने किया है, इसका मास बना 58.5, कल करेंगे ये 58 ही बन जाएगा. इट्स मास रिमेन फिक्स 58.5. आप एक लैब में करोगे तो भी मास सेम रहेगा, इंडस्ट्री में जाके करोगे तो भी इसका मास NaCl का 58.5 ही रहेगा, और जितना भी उसका मास होगा उतना रहेगा. ठीक है. नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है केमिकल रिएक्शन में देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ऑफ एटम्स का. इसकी एग्जांपल बड़ी मजेदार है. सपोज आई हैव ए हाइड्रोजन एंड आई हैव ए क्लोरीन. अब मैं दोनों को मिक्स करके क्या नाइट्रोजन की गैस की फॉर्मेशन करूंगी. Is it possible when hydrogen and chlorine combine with each other then there is a formation of a nitrogen gas? No. ठीक है, बनेगा क्या, जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2 and Cl2 को मिक्स करके ही बनेगा. That become 2HCl. ठीक है, यही बनेगा ना. इसका मतलब क्या हो गया, वो जस्ट रीअरेंज द एलिमेंट, उनकी एनर्जी को रीअरेंज कर रहे हैं. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को हम ब्रेक करके HCl की फॉर्मेशन कर रहे हैं विच इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट. तो किसका पार्ट है, रिएक्टेंट का ही पार्ट है. इज दैट क्लियर. अब ये नहीं दोनों को मिक्स करके मैं अमोनिया बना दूंगी या वाटर बना दूंगी, नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो रिएक्टेंट होएगा द रिएक्टेंट ही क्या बनाएंगे, हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स विच आर गिवन बाय द डाल्टन. नाउ डाल्टन के पोस्टुलेट्स की लिमिटेशन क्या बनी है. डाल्टन की पोस्टुलेट्स की फर्स्ट लिमिटेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो एटम्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो गए. उसने क्या बोला था, एटम आर नॉट डिवाइडेड. एटम डिवाइड नहीं होंगे, बट ये वाला पोस्टुलेट क्या हो गया, रॉन्ग, बिकॉज एटम आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ये तो फर्दर डिवाइड हो गए 3 पार्ट्स में. ठीक है. सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या बनेगी कि इसने ये बोला था कि ईच एटम हैज ए फिक्स मास. हर एक एटम का क्या होगा, फिक्स मास होगा. बट दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रॉन्ग. क्यों रॉन्ग हुई है, आइसोटॉप्स ने रॉन्ग कर दिया. मतलब ये हाइड्रोजन है, ये इसके सिबलिंग्स आ गए. अब हाइड्रोजन है, मास इनका क्या हो गया, डिफरेंट ना हो गया, बट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. बट डाल्टन ने क्या बोला था कि ईच एटम हैज ए फिक्स मास. हर एक एटम का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. बट यहाँ पे क्या हो गया, आइसोटॉप्स ने तो इसके मास ही चेंज कर दिए. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या गलती की, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या हो गया इसमें, मास नंबर. क्या सेम है इसमें, एटॉमिक नंबर तो सेम है तीनों का, बट मास नंबर इज डिफरेंट. ये डाल्टन ने एक्सप्लेन ही नहीं किया था. डाल्टन ने क्या बोला था, ईच एटम हैज ए फिक्स मास, मास वेरी करता नहीं है, मास इज कांस्टेंट. बट यहाँ पे तो ये रॉन्ग कर दिया. अब सेकंड उसने ये भी कहा था कि हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर डिफरेंट, कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करता. नाउ द सेकंड इज आइसोबार. That are also the limitation of Dalton. Isobar मतलब having same
mass number but different atomic number. क्या होता है? सेम मास नंबर होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका? डिफरेंट होता है. अब इसका मतलब क्या आ गया? कैल्शियम 20, 40, आर्गन 18 and 40. Actual weight of the argon is 40. So ये क्या है? They have the different atomic number, but इनके मास नंबर कहाँ से सेम हो गए? ये तो उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया था. So that is the next limitation given by, मतलब जो लिमिटेशन बनी है, किसकी लिमिटेशन थी? डाल्टन की. ठीक है, विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय द डाल्टन. सो अब चलते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 300 ईयर बैक में, मतलब 16वीं 17वीं जब इसकी स्टडी हुई थी, तो इसकी स्टडी डिस्कवरी ऑफ डाल्टन ने किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किया था जे थॉमसन. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी की थी. इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी के बाद प्रोटॉन्स की स्टडी हुई थी. प्रोटॉन्स की स्टडी के बाद न्यूट्रॉन्स की स्टडी हुई थी. जे थॉमसन के स्टूडेंट ने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी और इसके स्टूडेंट ने ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी. ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बनाया, उसके स्टूडेंट ने प्रोटॉन बना दिया और न्यूटन उसके ही स्टूडेंट ने बना दिया था. ठीक है, सो इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी? पहले के टाइम पे आपको पता है कि लोग बहुत पूजा वगैरह, भगवान की पूजा करते थे. तो यूएस में क्या था, अमेरिका में जब भी लाइटनिंग होती थी, थंडरिंग वगैरह, बादल गरजने, लाइटनिंग होनी, बिजली चमकनी, तो जो प्रीस्ट वगैरह होते थे ना, भगवान जी, मतलब वो पंडित वगैरह हो गए, जो फादर वगैरह होते हैं, तो वो क्या बोलते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, कि भगवान गुस्से में है तो कुछ दान करो, पैसे वगैरह लेने के लिए करते थे. तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे वो इसको क्या करते थे? नहीं मानते थे. कहते ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ऐसा कुछ नहीं करता. तो जे थॉमसन ने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि लाइटनिंग कैसे आती है. ठीक है, तो लोगों ने कहा था, खास करके प्रीस्ट ने, कि अगर तूने ऐसा कर दिया, लाइटनिंग बना दी, देन हम आपको गॉड मानेंगे. ठीक है, फिर जे थॉमसन ने बहुत स्टडी की लाइटनिंग वगैरह पे कि हाँ भी लाइटनिंग होती कैसे है. फिर वो स्टडी तक पहुंचा कि लाइटनिंग कहाँ से बनती है. लाइटनिंग कहाँ से क्रिएट होती है? वैक्यूम में. एटमॉस्फेयर के ऊपर वैक्यूम जहाँ पे क्रिएट हो गया, मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती, वहाँ पे लाइटनिंग क्रिएट हो रही है. ठीक है, लाइटनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? वेरी लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्या चाहिए? वेरी लो प्रेशर और टेम्परेचर वेरी वेरी हाई चाहिए. और क्या चाहिए? इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए. इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? स्टेबल गैस चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी लाइटनिंग करने के लिए. फिर वो सोचता गया कि चलो मेरे पास वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मेरे पास हीलियम गैस आ जाएगी, देन अब मैं कैसे लाइटनिंग को क्रिएट करेंगे. तो लाइटनिंग क्रिएट करने के लिए उस टाइम पे फैराडे, आपको शायद फिजिक्स वाले मैम ने करवा दिया होगा, फैराडे साइंटिस्ट ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फंडा दे दिया था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तब ये वाला फंडा आ गया था. तो ये वाले फंडे से क्या हो गया हमारा कि लाइटनिंग क्रिएट होनी शुरू हो गई. किया क्या उसने? एक कांच का ट्यूब लिया. ठीक है, और उसमें क्या कर दिया? लो प्रेशर कर दिया. लो प्रेशर कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया. लो प्रेशर हो गया मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया. इस साइड को नेगेटिव चार्ज दे दिया और इसको उसने टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया. और फैराडे ने उसकी हेल्प की, 10,000 वोल्ट बैटरी उसने प्रोवाइड करवाई. इमेजिन करो हमारे घर पे 220 वोल्ट की बैटरी, मतलब और ट्रांसफार्मर से लाइट आती है और यहाँ पे कितनी लग रही है? 10,000 वोल्ट की बैटरी लग रही है. अगर वो टच कर लेगा तो उसकी को हड्डी नहीं मिलनी. ठीक है, 10,000 वोल्ट बैटरी लग रही है यहाँ पे. 220 को वोल्ट को टच नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 10,000 लगा है. ठीक है, इसमें क्या किया उसने? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दे दिया. नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोला जाता है. पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं.
अब देखो यहाँ से टेम्परेचर हाई हो गया, वहाँ से प्रेशर को लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे प्रेशर लेस किया वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ से जैसे बैटरी उसने की साथ में अटैच किया, यहाँ से रोशनी निकली, वो फटाफट वहाँ चली गई। जे थॉमसन तो बहुत खुश हो गया, मेरा एक्सपेरिमेंट कवर कर गया। तो उसने सारे प्रीस्ट को बुलाया, जो आदमी उसके एंटी थे सबको बुलाया, उसने दिखाया कि देखो मेरा एक्सपेरिमेंट कवर हो गया। तो उस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी किसकी, बट उसको पता नहीं था कि इस ट्यूब का नाम क्या रखना है। ये तो बाद में डिसाइड हुआ कि इस ट्यूब का नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब क्यों पड़ा, क्योंकक्योंकि यहाँ से निकलती है नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड को जा रही है, और ये ट्रेवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बाद में उसको सभी ने हाँ भी गॉड बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने लाइटनिंग को क्रिएट कर दिया था इससे, ठीक है। अब देखो दोबारा उसने फर्दर स्टडी किया कि हाँ भी ये कैसे हो सकता है कि लाइटनिंग यहाँ से वहाँ चली जाए। फिर उसके गले में क्रिश्चियन था, क्रॉस वाला लॉकेट पहना हुआ था। उसने क्या किया, एक साइड पे लॉकेट लगा दिया। जैसे ही उसने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, सबसे मेन थिंग उसने क्या किया, ये 10,000 वोल्ट की बैटरी को हटा के कम वोल्ट की बैटरी यूज़ की। तो कम वोल्ट की बैटरीज को मैनेज करने के लिए उसने क्या किया, ये जो चार्जेस थे जो मैंने बहुत दूर रखे हैं, उसने क्या कर दिया, इनका डिस्टेंस को कम कर दिया। जैसे उसने डिस्टेंस को कम किया, बैटरी का क्या हो गया, 2000 वोल्ट रह गया। डिस्टेंस कम हो गया तो उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी ना, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना बैटरी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। डिस्टेंस कम रह गया, ठीक है, तो बैटरी का यूज़ सीधा 2000 वोल्ट रह गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जब लाइट पास की तो उसने देखा कि जो क्रॉस का साइन है उसकी शेडो पीछे बन रही है, आगे बनने की बजाय उसकी शेडो कहाँ पे बन रही है, पीछे बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेज है वो कहाँ से निकल रही है, नेगेटिव साइड से निकल रही है, ठीक है। तब उसने डिस्कवरी किया कि इसको क्या बोला जाए, कैथोड रे बोला जाए, क्योंकि रेज कहाँ से निकल रही है, नेगेटिव साइड से निकल रही है। कहाँ से पता लगा, इस क्रॉस वाले लॉकेट से पता लगा, क्योंकि उसकी शेडो कहाँ पे बन रही थी, पीछे शेडो बन रही थी, ठीक है। और उसके बाद विच इज विजिबल बाय द ZNS स्क्रीन, ठीक है, किसने विजिबल किया, ZNS स्क्रीन ने, क्योंकि ZNS स्क्रीन क्या होगी, ग्लो करनी शुरू होगी। इज दैट क्लियर? सो इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, CRT। बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, ओके।